चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है फिर साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की होगी। एक बहुत बड़ा टॉपिक से लेकर आए हैं जिसमें हर एक अलग अलग टॉपिक्स के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस होंगे। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, एक बार सबके सब कमेंट कर दीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है, क्योंकि अभी सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कारणवश साहू सर जी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे मैं सीडीपी कंटेंट्स आपके लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जितने प्रतिभागी हैं सबका पुनः स्वागत है सीडीपी की हमारी महा मैराथन वाली सेशंस पे, जहां पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला वाला प्रश्न ही कथन कारण से स्टार्ट किया गया है। तो जितने प्रतिभागी हैं सबके सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, खाना छुट्टी तो नहीं हुआ भैया, खाना छुट्टी अभी नहीं मिलेगा, इसके बाद आपकी खाना छुट्टी होगी। तो जितने प्रतिभागी सब जुड़ जाएंगे पुनः। पहला क्वेश्चन सीडीपी के आपकी स्क्रीन पे, विकास एक सतत प्रक्रिया है परंतु वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है कि विकास क्या लगातार सतत रूप से निरंतर रूप से चलती रहती है, और वृद्धि क्या एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। पहले तो ये जान लेते हैं भैया, ये विकास है क्या चीज और कैसे सतत प्रक्रिया है। विकास का मतलब ही होता है बेटा फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। विकास का सीधा सा मतलब है कि बच्चे का शरीर का विकास करना। विकास का मतलब है बच्चे का बुद्धि का विकास करना। विकास का मतलब यही है कि बच्चे को सामाजिक रूप से परिपूर्ण बनाना। और विकास का मतलब है बच्चे को इमोशनली क्या करना, डेवलप करना। ये चारों चीजें मिलकर क्या बनती है, विकास बनती है। और जो कि जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, कब्र तक चलती है। ठीक है, तो वॉर्म टू टाइम बोलते हैं ना, गर्भ से लेकर कब्र तक। तो विकास क्या है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। तो पहला स्टेटमेंट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, परंतु वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि का जो सीधा संबंध है ना वो शरीर से है। जैसे मेरे को देख रहे हो, तो मेरे अंदर जो शरीर की वृद्धि हुई और बढ़ते जाए क्या, मेरा हाइट लंबा हो जाए क्या, नहीं होगा भाई। एक समय के बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। शरीर का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। आप जितने प्रतिभागी जो जुड़े हो ऑनलाइन, क्या आपकी हाइट और आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, कथन हमारा परफेक्ट है। कारण देखते हैं, कारण को भी जानने का प्रयास करते हैं। कारण ये बेटा कि विकास का स्वरूप गुणात्मक और क्या होता है, परिमाणात्मक होता है। इसका मतलब क्या है सर, कि विकास को हम लोग मेजरमेंट तो कर ही सकते हैं नंबर से, 5 फीट 10 इंच, है ना, या 10 किलो 20 किलो, या तुम्हारे इतने दांत है। तो ये सारे चीज क्या है, परिमाणात्मक है, नंबर बता सकते हैं। लेकिन विकास का स्वरूप क्या है, गुणात्मक भी है, कि तुम्हारे अंदर सामाजिक विकास कितने हैं, तुम्हारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट कितने हैं। तो इसलिए विकास क्या है, गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक। गुण मतलब गुणों को बताना। अच्छा इंसान है तो भाई सामाजिक रूप से अच्छा होगा, है ना, आज उसका आदत व्यवहार अच्छा है तो उसका सब चीज अच्छा होगा। परिमाणात्मक मतलब नंबर से देख लीजिए कि भैया नंबर मतलब उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, सारी चीजें बताता है। जबकि वृद्धि केवल परिमाणात्मक है। क्या सही बात है, यस, वृद्धि क्या है, केवल परिमाणात्मक है। अब सारे बच्चों का तो यहीं पे कमेंट में फंसेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, कि आर ए की सही व्याख्या है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं है, कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए, मैं सारे बच्चों का आंसर देता हूँ। जल्दी करिएगा सर, भूख लग रहा है, मुझे भी लग रहा है यार, मैं खुद जल्दी करूंगा, मैं तो अभी खाना खाने जाने वाला था। और तो मुझे तत्काल पता चला कि साहू सर जी क्लास नहीं लेने वाले हैं, तो मैं सोचा कि बच्चे लोग 200-250 जुड़े हैं, पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, जल्दी से कवर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन एसेरेशंस की सही व्याख्या कर रही है। कैसे कर रहा है इसको जानना जरूरी है, कि व्याख्या कर रहा है तो कैसे कर रहा है। देखो, रीजन क्या दिया है, रीजन दिया गया है कि विकास का स्वरूप क्या है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। गुणों को बताता है, विकास क्या करता है, गुणों को। अब गुण में क्या क्या आता है, सोशल डेवलपमेंट, और क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। क्या बताता है, इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल मतलब
सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, है ना? सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, तो बिल्कुल सही बात है, उसी के बारे में तो बताया है कि एक सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। परिमाणात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या कर रही है। सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न हमको पूछा जा रहा है हमारे चच्चा जी, कौन चच्चा? जीन प्याजे। तो चच्चा जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को उनके प्रमुख गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। चारों गुण बताया था जब पढ़ा रहा था मैं सीडीपी, है ना? सीटेट वाले भी बच्चे होंगे, सीजीटेट वाले बच्चे होंगे, तो सबको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को उनके प्रमुख गुण के साथ बताइए। देखो, जीन प्याजे ने बुद्धि का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, उसके 4 अलग अलग चरण बताए हैं। हमने बताया कि 0 से 2 साल की अवस्था, जब बच्चा कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी पेशी अवस्था में होता है। फिर उसके बाद 2 से 7 साल तक बच्चा कहाँ होता है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर बच्चा 7 से 11 साल तक कहाँ रहता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। फिर उसके बाद 7 11 से प्लस क्या रहता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। तो 0 से 2, 2 से 6 या 7, और ये 7 से 11 और 11 प्लस। तो ये 4 अलग अलग उम्र की सीमा है। कौन कौन से उम्र में क्या क्या देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा क्या करता है? वस्तु स्थायित्व का गुणपाठ। अब ये क्या है सर? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई वस्तु वर्तमान में प्रेजेंस है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ये बच्चों को पता चल जाता है कि भैया वर्तमान समय में वस्तु क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अगर इस मोबाइल से खेल रहा है और उसको क्या कर दिया आप? छिपा दिए, ये लो, तो बच्चा इधर उधर चक्कर चक्कर देखेगा और समझेगा कि गायब नहीं हुआ है, वो वस्तु एग्जिस्ट कर रहा है, बस मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भैया बच्चों को बेवकूफ आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही 0 से 2 वर्ष में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ए का 2, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अगला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? एनिमिज्म फॉलो करता है। जीववाद। जीववाद क्या है सर? जीववाद मतलब उनको लगता है कि हर निर्जीव वस्तु पे या हर निर्जीव चीज में वो चीज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो एकदम गुड्डा गुड़ियों को बहुत प्यार से रखेगा, गुड्डा गुड़ियों का शादी कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी जीवन है, उनके अंदर भी जान है। तो ये कौन सी उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है? 2 से 6 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। इसलिए बेटा 2 का हो जाएगा 3, और जैसे ही 2 का 3 होगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए सारे बच्चे जैसे कि आप लोग सब आंसर दे रहे हैं, सर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब संरक्षण का सिद्धांत। अब आप में से आधे लोग को नहीं पता होगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि कोई चीज लंबाई में और चौड़ाई में भिन्नता है, ये बच्चा इस समय क्या करता है? समझ जाता है। समझिए, 2 अलग अलग पानी की बोतलें हैं, जैसे कि एक बोतल आपका ये है और एक बोतल क्या है आपका ये है। ठीक है, एक बोतल क्या है? ये है। अब अगर किसी बच्चे को दिखाया जाए कि यहाँ पे किसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, किसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो बच्चा क्या बोलेगा? इस अवस्था में आने के बाद, इस अवस्था मतलब मूर्त संक्रियात्मक आने के बाद वो बच्चा आराम से बता सकता है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो इसमें ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे वही बच्चा नहीं समझेगा, यहाँ पे बोलेगा दोनों में क्या है? बराबर है, क्योंकि उसको लंबाई के साथ साथ चौड़ाई नहीं दिखाई देगा। तो संरक्षण के सिद्धांत ना माप तौल पे, द्रव्यमान पे, आकार पे आधारित है कि किसी वस्तु के आकार में अगर परिवर्तन है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार सबको देखना पड़ता है, अलग अलग पहलुओं को देखना पड़ता है। ये क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो भैया इसमें तो ज्यादा पानी है ना, क्यों ज्यादा पानी है? क्योंकि ये लंबा तो उतना ही है लेकिन चौड़ा क्या है? ये ज्यादा है। तो चौड़ा ज्यादा है, तो ये संरक्षण का सिद्धांत इस समय बच्चा क्या करता है? सीख जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती उनको क्या बोलते हैं? अमूर्त। तो जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उस पर भी विचार कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बेटा अगर एक दिन पानी नहीं गिरेगा, या अगर एक दिन आपको पानी नहीं मिला, या एक दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचिए कि अगर
1 साल के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए, तो इस पूरे समाज का स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आएगा? या कुछ ऐसी चीजें जो चीजें दिखाई नहीं देती, उसके बारे में बच्चों को परिकल्पना करने के लिए क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अगर सोचो कि एक दिन ऑक्सीजन पूरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो फिर हम कैसे जीवित रखेंगे? तो जो चीजें अमूर्त है, इन चीजों पे क्या करता है बच्चा? फीडबैक देने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, और ये क्या बोला जा रहा है? वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन सही है बेटा, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत को समझाने के लिए हमारे मामा जी कौन? वाइगोत्स्की ने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक दिए हैं जेडपीडी, एक दिए हैं एमकेओ, और एक दिए हैं स्कैफोल्डिंग। क्या दिए हैं? स्कैफोल्डिंग। ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। हिंदी में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एमकेओ को बोलते हैं मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर मतलब तुम्हारे से अधिक जानकार, जो तुमको पढ़ा रहा है तुमसे ज्यादा जानता तभी पढ़ा रहा है ना। स्कैफोल्डिंग, पाड़ ढांचा या मचान। क्या बोलते हैं? पाड़ ढांचा या मचान। अब क्या पूछा जा रहा है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। या बालक के वास्तविक विकास और संभावित विकास का बीच का अंतर है? यस। इसमें स्कैप होल्डिंग एक अस्थायी सहायता है? यस। यह विकास की एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका नहीं होती। विच इज द करेक्ट आंसर? बढ़िया है, चलिए मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए समझते हैं व्हाट इज द इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जेडपीडी है क्या चीज? जेडपीडी किसको बोलते हैं? जेडपीडी को समझने से पहले समझो बेटा, एक है तुम्हारा एक्चुअल डेवलपमेंट। क्या है? एक्चुअल डेवलपमेंट। और एक है तुम्हारा पोटेंशियल डेवलपमेंट। कौन सा है? पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। एक्चुअल मतलब वास्तविक। तो तुम्हारा वास्तविक विकास क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब होता है तुम कितना जान सकते हो, या तुम्हारा उस कंडीशंस पे कितना आ सकता है। जैसे कि आप सारे बच्चे बिना पढ़े अभी सीजी टेट का पेपर दिलाए होंगे या पढ़ के दिलाए होंगे। आपका सीजी टेट में पेपर में आपका नंबर आया था कितना? आपका नंबर आया है 76 नंबर। कितना नंबर आया है? 76 नंबर। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ना, एसटी एससी ओबीसी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका एक्चुअल डेवलपमेंट 76 नंबर का था जब पेपर दिलाए, लेकिन लाना कितना था पोटेंशियल डेवलपमेंट के अनुसार? 90 नंबर। भाई जनरल कैटेगरी का 90 नंबर में निकलता है ना, तो 90 नंबर आपको सीजी टेट में लाना था। किसी कारणवश आपका नहीं निकला, तो नहीं निकला तो भैया इन्हीं दोनों बीच के क्षेत्र, इन्हीं दोनों बीच के जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बेटा आपका जेडपीडी। जेडपीडी मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जेडपीडी बोलेंगे। उसी चीज को दिया है। यह बालक के वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्या है? अंतर, डिफरेंस बीच का। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं। इसमें स्कैफोल्डिंग पाड़ या एक अस्थायी सहायता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग मतलब होता है पाड़ ढांचा या मचान। हिंदी में बोलते हैं अलग अलग नाम से, किसी बार को पाड़ बोल देते हैं, किसी को ढांचा, किसी को मचान बोल देते हैं। क्या है? एक प्रकार का अस्थायी सलाह है या अस्थायी क्या है? मदद है। अब जैसे कि तुम लोग तैयारी कर रहे हो सबके सब, आप में से सारे बच्चों को मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? अस्थायी सलाह दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो भी आप लोग पूछते हो उसको मैं बताता हूँ, जो आपके कंफ्यूजन है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, हर एक प्रश्न को डिटेल से एनालाइज कराने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग का एक अस्थायी रूप से मदद हो जाए। तो इसको सर अस्थायी सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि मैं स्थायी सहायता नहीं दे सकता। जाकर तुम बोलोगे राकेश सर जाएंगे OMR भरेंगे, हमारा भी नौकरी लग जाएगा, तो इसे पॉसिबल नहीं है। हम हिंट कर सकते हैं। बेटा कुछ गणित के क्वेश्चन बना रहे हो, तो गणित के क्वेश्चन बनाते हैं एक कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा इस विधि का उपयोग, इसे हिंट करेंगे। तो हिंट करना ही या थोड़ा सा हल्का सा टच देना ही क्या कहलाता है? टेम्पोररी हेल्प कहलाता है, या टेम्पोररी एडवाइस या टेम्पोररी हेल्प। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं। दैट्स इट। अगला, यह विकास को एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका नहीं होती। ये गलत है भैया। वाइगोत्स्की इसी को बोलता है
उसका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चा बिना समाज में रह के, बच्चा बिना समाज में बातचीत करके कभी भी सीख नहीं सकता। दैट्स इट सर। वर्ग दो वालों का क्लास सीडीपी पढ़ा रहा हूँ यार, वर्ग दो में भी है, वर्ग एक में भी है, वर्ग तीन में भी है, वर्ग चार में भी है। चार मतलब सीटेट वालों की बात हो रही है, तो सीडीपी तो सब में है। तो आप लोग पढ़िए, मजा लीजिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए सीडीपी क्लास को, कोई टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे कि वास्तव में सीडीपी कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि केवल एक और दो सही है, ठीक है, तीन तो गलत है। क्यों गलत है समझ आ गया? क्योंकि भैया वो तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है ना, और तुम बोल रहे हो कि भूमिका नहीं है, तो ये तो गलत बात है वाइगोस्की के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कोहालबर्ग जी। लेकिन कोहालबर्ग के सिद्धांत को समझने से पहले आपको एक चीज और बताता हूँ। हमारे प्रश्नों का आप लोग तरीका देखिए, कुछ कथन करण वाले प्रश्न, कुछ कूट वाले प्रश्न, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हमने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। चलिए आपके सामने क्वेश्चंस है, कथन के रूप में दिया गया है। कोहालबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पूर्व पारंपरिक स्तर दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। ये वही लॉरेंस कोहालबर्ग है जो 72 बच्चों को एकदम मीटिंग हॉल में बैठाया है और एक कहानी बता रहा है, हिंज डायलिमा की कहानी। कितने बच्चों को? 72 बच्चों को, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं 72। उनको कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि भैया हिंज की एक पत्नी थी, उसकी तबीयत बहुत खराब था, उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। डॉक्टर बोल रहा है कि भैया कैंसर के लिए 20,000 की एक इंजेक्शन चाहिए, जा लेकर आइए। तो दुकान पे जाता है तो मना कर देता है, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, 20,000 तो कैसे दूं। रिक्वेस्ट करता है हिंज, दे दे भैया, 10,000 रखो यार, 10,000 बाद में दे दूं। दुकान वाला साफ मना कर देते, नहीं दे तो खत्म, टाटा बाय बाय, जा सकते हो। तो दिमाग खराब किसका? हिंज का। ये कहानी कौन बता रहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग। उन 72 बच्चों को, कई बच्चों का दिमाग है चोरी कर लेना चाहिए था, कई लोगों ने मारपीट करके वसूल लेना था, ठीक है। तो अलग अलग कई लोग का दिमाग चलता है। उसी कहानी पे क्या दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 अलग अलग स्तर में बांटा गया है। कितने स्तर में बांटा गया है? 3। और कितने चरण में बांटा गया है? 6। तो हर एक स्तर के 2-2 चरण हैं। तो पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर और कितने चरण हैं? चलिए अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पूर्व पारंपरिक स्तर दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था में बच्चे नैतिक मूल्यों को स्वयं के भीतर आत्मसात कर लेते हैं। सही बात है क्या? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए भाई, जितने प्रतिभागी हैं सारे बच्चे। सर अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, तभी भर पाओगे जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, अदरवाइज आप नहीं भर पाएंगे। चलिए बहुत सारे मेरे साथियों का आंसर आ चुका है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? इस अवस्था में बच्चे नैतिक मूल्यों को स्वयं के भीतर आत्मसात कर लेते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर पता लड़का की उम्र कितना होता है? यहां तक 2 चरण है, एक चरण में 0 से 3, दूसरा चरण में 3 से 6। ये लड़का क्या आत्मसात करेगा? लड़का छोटा बच्चा यार, है ना। पूर्व पारंपरिक स्तर बच्चा क्या है? छोटा है। छोटा है मतलब 3 से 6 साल का है। वो 6 साल का बच्चा क्या नैतिक विकास को अपने अंदर आत्मसात करेगा? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और जब ये गलत है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं देख रहा था बहुत सारे मेरे बच्चों का आंसर बी है ना। लहरे जी का, प्रियंका जी का, है ना, बिसेन कुमार, सारे बच्चों का लगभग लगभग सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो भैया नैतिक मूल्यों को स्वयं के भीतर आत्मसात यहाँ नहीं करते, कहाँ पे करते हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर के बाद पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर के बाद पोस्ट, जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ना, वहां पे करते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर। हिंदी में लिख देता हूं, 3 अलग अलग स्तर है। पहला स्तर है बेटा प्री कन्वेंशनल लेवल, हिंदी में बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या बोलते हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा कौन सा है? पारंपरिक स्तर। दूसरा कौन सा है? पारंपरिक स्तर। और तीसरा कौन सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर। कौन सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर। ये 3 अलग अलग स्तर है, इन्हीं 3 अलग अलग स्तर में बांटा गया है कि पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता बाहरी कारकों, दंड या पुरस्कार से नियंत्रित होता है, आंतरिक मूल्यों से नहीं। उस समय बच्चा इसलिए नैतिकता का पालन करता है कि भैया मम्मी अगर मेरे को शक्कर लेने के लिए भेज रही है
तो नहीं जाऊंगा तो कूटते मेरे को मारेगी, इसलिए मेरे को दंड से बचने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए वहां पे नैतिकता का पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के क्रम को सही अनुक्रमित को मैं कोशिश किया हूं अलग अलग टॉपिक से प्रश्न बनाने का। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के क्रम को सही अनुक्रम में आपको बताना है। ए प्रतीकात्मक, दृश्यात्मक, संक्रियात्मक। बी संक्रियात्मक, दृश्यात्मक, प्रतीकात्मक। दृश्यात्मक, संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक और इनमें से कोई नहीं। देखो एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, धीरे धीरे धीरे, है ना, धीरे बात कीजिए तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या दिया है। कौन थे जेरोम ब्रूनर, क्या सिद्धांत दिया, पता तो होना चाहिए। तो जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि बच्चे में बुद्धि का विकास कैसे होता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास ऐसे होता है। तो इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बढ़ते चरणों को बताया। आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का पुस्तक देखा होगा। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के पुस्तक को आपको देखने को यह मिलता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, संक्रियात्मक रूप से खुद चीजों को इन्वॉल्व होके, क्योंकि जिन प्याजे जी ने क्या बोला है, छोटे जो बच्चे होते हैं, मन में बनाइए ना, कड़बड़ कड़बड़ मत कीजिए ना, डिस्टर्ब होते इधर। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक मतलब छोटे बच्चे क्या करते हैं, करके चीजों को सीखते हैं। करके चीजों को सीखते हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चे होते हैं इनएक्टिव। क्या होते हैं, इनएक्टिव। वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद अपनी संक्रियाओं के माध्यम से चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। पहला अवस्था बताया उन्होंने संक्रियात्मक। क्या बताया, संक्रियात्मक। अब यहाँ पे इनएक्टिव का मतलब यही है कि बच्चा खुद क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, खुद बच्चा करके चीजों को सीखने का प्रयास करता है छोटे उम्र में। ठीक है, छोटे उम्र बच्चा क्या करता है, खुद करके सीखने का प्रयास करता है। और उसके बाद बच्चा चित्र के माध्यम से, देखना तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के पुस्तक को एकदम बढ़िया बढ़िया कार्टून दिया रहेगा, बढ़िया बढ़िया चित्र दिया रहेगा, और बच्चा उस फोटो को देख के, बच्चा उस चित्र को देख के सीखने का प्रयास करेगा। उसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज, दृश्यात्मक। क्या बोलते हैं, आइकॉनिक स्टेज, दृश्यात्मक। ठीक है, तो दूसरा स्टेज क्या है भैया, सीखने का, दृश्यात्मक। और तीसरा क्या है अपना, प्रतीकात्मक, सैम्बोलिक। क्या है, सैम्बोलिक। अब जो बच्चा बड़ा बढ़ गया है वो प्रतीकात्मक चित्रण कर पाता है। क्या कर पाता है, प्रतीकात्मक। ऐसे सर थोड़ा और सरल तरीके से समझा दीजिए। बिल्कुल समझाऊंगा। अब तुम ही लोग बताओ इसका मतलब क्या है। इसको छोड़ो यार, तुम इतने में कहा समझोगे। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताइए। ये 40 धन 4, सिंबल सिंबल बना दिया हूं। ठीक है, अब इसका मतलब बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सारे बच्चे ऑनलाइन में जितने बच्चे जुड़े हो, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या इस प्रश्न का आंसर जो KG1, KG2, KG3 का बच्चा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, है ना। उनके पढ़ाने के तरीके अलग हैं। उनको हम लोग खुद इन्वॉल्व करेंगे KG1, KG2 को। जा स्कूल में जा, खेल कूद कुछ भी कर, खुद तो सीख, खुद तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर, खुद तो बुद्धि का विकास होगा। तो जो नर्सरी क्लास है, जो KG1 है, KG2 है, यहाँ KG1, KG2 में बेटा इनेक्टिव मोड में सिखाया जाता है। इनेक्टिव मोड मतलब बच्चा क्या करता है, करके चीजों को सीखता है। दूसरा बच्चा क्या करता है, दृश्यात्मक, चित्र देख के, फोटो देख के सीखने का प्रयास करता है। ए फॉर एप्पल, तो जब तक एप्पल का चित्र नहीं रहेगा तब तक वो कभी भी नहीं सीखेगा। लेकिन प्रतीकात्मक में क्या होता है, ये दे तुम लोग की स्टेज। इसका आंसर होगा 44। कैसे जान लिए 44 होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है कि ये क्या है, प्लस, ये क्या है, सिंबल, ये क्या है, इक्वल टू। तो ये तुम लोग को पता है। चाहते तो तुम लोग 36 भी बोल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बोले, क्योंकि आप सबको पता है कि राकेश सर ने अगर यहाँ प्लस डाला है तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। और जोड़ना है मतलब 40 धन 4 क्या हो जाएगा, 44। इसलिए बोलते हैं बेटा इस स्टेज को क्या, प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक मतलब सारे आ जाएंगे, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को। तो ये तरीका होता है सिखाने का बच्चों को। इस लाइन से बच्चों को अगर सिखाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, कौन बोल रहा है, जेरोम ब्रूनर जी। तो जिन पियाजे ने जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वैसे जेरोम ब्रूनर ने भी बोला है कि छोटे बच्चे करके चीजों को सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। खुद इन्वॉल्व होगा, रचनात्मक अधिगम के सिद्धांत से बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सीखेगा। लेकिन धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, तुम लोग बड़ा हो गए हो तो तुम लोग कैसे सीखे, सैम्बॉल के थ्रू। सैम्बॉल मतलब प्रतीकात्मक रूप से सीखने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक महान मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। यहाँ मनोसामाजिक सिद्धांत के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत की किस अवस्था में बालक पहचान बनाम भूमिका, पहचान बनाम भूमिका जिसको भ्रम बोलते हैं, का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था और ऑप्शन डी शैशव अवस्था। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। जितने प्रतिभागी से मैं आंसर चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा था, पूछा जाता है। ये एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस, या हिंदी में बोलूं बेटा तो पहचान संकट की अवस्था किसने कहा है। तो ये किशोरावस्था किसने कहा है? एरिक एरिक्सन चच्चा ने। एरिक एरिक्सन चच्चा ने बोला है किशोरावस्था को क्या, पहचान की संकट की अवस्था। कैसे सर, कैसे बोला गया, समझते हैं? वास्तविकता में जो इस उम्र के बच्चे हैं 12 से 18 साल के, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बाल्यावस्था से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक युवावस्था में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इनकी हरकतें, इनकी एक्टिविटी युवावस्था जैसी हो जाती है। अभी वो अपने आप को ना दिखवाना चाहते हैं। जो देखना 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का जो बच्चे होते हैं, स्पेशली लड़के, अपने आप को स्टेज के सामने दिखाएंगे। अच्छी बात है, कई बार ऐसी एक्टिविटी करेंगे ताकि लोग मुझे देखे, अपनी पहचान खोजता है कि मैं हूं कौन, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ। तो जो 10वीं क्लास 11वीं क्लास का बच्चा, उसके मन में बहुत इच्छाएं होती है। आप लोग भी पूछते हैं बड़े भैया यार 10वीं पढ़ लिया, मैं क्या लेके पढ़ूं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो वो अपना पहचान खोजने का प्रयास करते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। इसी को किसने बताया है? एरिक एरिक्सन साहब ने। दैट्स इट। क्या पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न एक अगले टॉपिक से होंगे, और अगला टॉपिक कौन सा है? इवान पावलोव। नाम सही काफी है इवान पावलोव का। इवान पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, घंटी पर एक्सपेरिमेंट किया था, भोजन पर एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते के सामने घंटी बजाकर भोजन देते थे और एक कनेक्शन बनाया स्टिमुलेशंस और रिस्पांस के बीच, कि वास्तव में एक ऐसी कंडीशंस क्या बनाई जा सकती है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं स्टिमुलेशंस और रिस्पांस को, उद्दीपक और अनुक्रिया को। देखो अब ये तो एक क्लास का सब्जेक्ट है, अगर इसको मैं पढ़ाने जाऊं तो मुझे एक क्लास लगेगा 40-45 मिनट पूरे ईपी पावलोव के अधिगम सिद्धांत को समझाने में, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो लेकिन जितना जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे उतना तो मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ईपी पावलोव जिन्होंने क्या दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसने दिया है क्लासिकल कंडीशन में घंटी क्या है, ये पूछ दिया गया है। क्या पूछा गया है? घंटी क्या है। अब देखो क्या है उसको बताता हूं। एक होता है बेटा अनकंडीशनल स्टिमुलेशंस। जब अनकंडीशनल स्टिमुलेशंस होती है तो अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। दैट्स इट। जब इसी अनकंडीशनल स्टिमुलेशंस के साथ कंडीशनल स्टिमुलेशंस डाली जाती है, ठीक है, कंडीशनल क्या डालती है? स्टिमुलेशन डालती है, भी अनकंडीशनल क्या होता है? रिस्पांस होता है। फाइनली जब कंडीशनल स्टिमुलेशन डालते हैं तो कंडीशनल रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। ये थ्योरी है ईपी पावलोव का। देखो बस शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो यहाँ पे एक एक पावलोव का सिद्धांत नहीं पढ़ा सकता। लेकिन चूंकि हम लोग तो एमसीक्यू कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे घंटी क्या आपको बताना है। चलिए तो सारे बच्चे का मैं आंसर देखना चाहता हूँ, किस कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये बताता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, इधर पूरा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, ध्यान से। अनकंडीशनल स्टिमुलेशंस, अनकंडीशनल स्टिमुलेशंस मतलब क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। कुत्ते के सामने पावलोव भोजन रखते हैं तो अनकंडीशनल रिस्पांस होता है, और लार के रूप में। किसके रूप में? लार के रूप में। आप भोजन दिखाओगे, कुत्ते के मुंह क्या निकलेगा? लार निकलेगा।
लेकिन इसी भोजन को किसके साथ जोड़ दिया गया? घंटी के साथ। कि भोजन तुमको तभी मिलेगा कुत्ता जब तुम क्या सुनोगे? घंटी को। तो इधर घंटी के बाद टिनिंग से बजेगी, उधर तुम्हारे लिए क्या रिप्रेजेंट होगा? खाना। घंटी बजेगी, खाना। घंटी बजेगी, खाना। पावला यही तरीका अपना रहा था। तभी क्या निकल रहा था? लार। तब भी क्या निकल रहा था? लार। लेकिन पावलाव ने दिमाग लगाया। पावलाव ने दिमाग लगाया कि खाना वाना देने की जरूरत, खाना नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? घंटी बस बजाऊंगा। और ये कंडीशन होता है कि घंटी बस बजाया, और जैसे ही घंटी बजाया उसके मुंह से कंडीशनल रिस्पॉन्स निकला। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? तब भी लार था। ये तरीका था। इसको हम लोग कैसे समझ सके? कुत्ता बिल्ली हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि आप ही लोग स्कूल में देखे होगे, अगर एक घंटी बजा तो पीरियड चेंज होगा, एक विषय से दूसरे विषय। 2 घंटी बजा तो लघु संख्या, शॉर्ट टाइम पीरियड। 3 घंटी पढ़ा तो तीसरी क्लास। 4 घंटी लगा तो चौथी क्लास। टन 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 घंटी बजा तो माइंड में क्या चलता है? कि अब तो छुट्टी हो गई। तो बस इसी को समझाने का प्रयास किया था कौन? ईपी पावलोव ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या है? सीएस है। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलेशंस। कंडीशनल स्टिमुलेशन। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें आपको जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, मजा आ जाने वाला सब्जेक्ट है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। सीडीपी जैसा और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। बस आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिंदगी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो ये सारी हमको चीजें समझनी है। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुबंधित उद्दीपक। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखो। रटना सटना नहीं है, सीडीपी रटने का सब्जेक्ट छोड़िए, उसको हमको डेली लाइफ में यूज करना है। सर, जब अपनी गली डॉग देखती यही आधा जहां। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, आप बहुत अच्छे से कम टाइम में समझा दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे थार्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन है। थार्नडाइक ने क्या बोला? थार्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये वही थार्नडाइक है जिन्होंने सीखने के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। ऐसा नहीं है, सीखने के उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 क्या दिए हैं? गौण नियम। तो टोटल कितने नियम दिए हैं? 8 नियम, ठीक है। बता सके, ठीक है। तो टोटल कितने नियम दिए हैं? 8 नियम। उसमें से 3 क्या है? मुख्य नियम है। 5 क्या है? गौण नियम है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है? प्रभाव के नियम का आधुनिक स्वरूप क्या है? आधुनिक स्वरूप क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग। अब देखो यहाँ पे थार्नडाइक क्या करते हैं। थार्नडाइक एक बिल्ली विल्ली पोसी पासी थी, बिल्ली का रखा था। बिल्ली का एक स्पेशल पिंजरा बना दिया। क्या बना दिया? पिंजरा। समझो ये हमारा क्या है? पिंजरा है। तो इस पिंजरे के अंदर एक ऐसा लीवर वाला स्पेशल दरवाजा बनाया गया कि लीवर पे जैसे ही पड़ेगा दरवाजा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बिल्ली डाल दिया, बिल्ली भूखी, और बाहर में बिल्ली के लिए स्पेशल एक डिश क्या रख दिया? गर्मे गर्म मछली रेडी तैयार। अब बिल्ली और मछली का रिलेशन तो आपको जानते ही हो, मेरे से बताने की जरूरत नहीं है। बहुत तगड़ा टाइप का दिमाग खराब हो रहा था किसका? बिल्ली का। एकदम छटपटा रही थी। जब बिल्ली छटपटा रही थी तो क्या किया? कोशिश करता पिंजरे को इधर उधर भगते भगते इधर उधर कोशिश कर रही थी। अचानक से लीवर पे उसका पैर क्या हो जाता है? पड़ जाता है। जैसे ही लीवर पे पैर पड़ा, मैंने क्या बताया? दरवाजा ऊपर। दरवाजा ऊपर हुआ, बिल्ली आई, मछली क्या करी? दबा डाली। दबा खाई आराम से। उसका एक दिन का लंच डिनर सब कंप्लीट। दूसरा दिन फिर थार्नडाइक आया, सेम प्रोसेस। फिर बिल्ली पिंजरे में, फिर मछली कहाँ पे? बाहर में। मछली बाहर में फिर रखा गया। बिल्ली तब भी छड़बड़ा रही थी। फिर अचानक से क्या पड़ा? लीवर पे पैर पड़ा, दरवाजा ऊपर, बिल्ली बाहर आई। लगातार ऐसे चला 8-10 दिन तक। बिल्ली समझदार थी, बिल्ली धीरे धीरे समझ आ गया कि तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ये लीवर ही है खेल। जैसे ही लीवर पे पैर दबेगा दरवाजा क्या होगा? खुलेगा। कब तक नहीं समझेगी? धीरे धीरे समझ गई। तो चुपचाप क्या करती थी? इसको दबाती थी, दरवाजा खुल जाता था। इसी को बोलते हैं अभ्यास का नियम। हार्डिंग ने क्या बोला इसको? अभ्यास का नियम। तो पहला नियम क्या दिया? अभ्यास का नियम। तो लगातार आप प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी चीज सीख सकते हो। बिल्ली सीख सकते, तुम लोग कैसे नहीं सीखोगे? बिलवा लोग, ठीक है। तो सारे बच्चे बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? प्रभाव का नियम। अब ये क्या बोलता है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये बोलता है कि अगर कोई चीज हम अच्छे से करते हैं तो उसका अगर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कुछ नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा सीजीटेट सीटेट क्लियर नहीं रहा, तो क्या मुझे पढ़ने का मन करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो भाई कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। बस पढ़े जा रहा हूँ, कुछ मिलना मिलना है नहीं। ना तो सीजी टेट नहीं कर रहा है, ना तो सी टेट नहीं कर रहा है, और ना ही कुछ भी नहीं कर रहा है, तो का
मतलब पढ़ने का। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे हमको कुछ ना कुछ प्रभाव मिले। तो क्या प्रभाव मिलेगा, उसी को आधुनिक तरीके से पूछा गया है कि क्या मिलेगा। तत्परता का नियम क्या बोलता है कि तुम कितना तत्पर हो सीखने के लिए, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑलरेडी उसका नियम है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तो ये तो नहीं होगा। अभ्यास का नियम बता दिया हूं कि बार बार प्रैक्टिस करने का आएगा। और तीसरा जो नियम है क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को बोलते हैं बेटा सुदृढ़ीकरण, इसी को बोलते हैं संतोष या रण का नियम। तो भैया कुछ सीजीटेट सीटेट तो निकलना चाहिए ताकि संतुष्टि मिले, कुछ तो रेनफोर्समेंट मिले, कुछ तो पुनर्बलन हो। समझ रहे हो बात को। तो जब कोई चीज का प्रभाव पड़ता है तो जल्दी बच्चा सीखने का प्रयास करता है। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही नहीं सीख जाओगे तुम लोग। अगर कोई चीज सीखने के लिए तत्पर हो तब सीखोगे, लगातार अभ्यास करोगे तब सीखोगे, और कुछ मिलेगा तब सीखोगे। तुमको बोलूंगा आज तुम लोग क्यों ऑनलाइन मेरे क्लास में जुड़े हो, वो मेरे के लिए बताओ। सच्चाई तो यही है, तुम चाहते हो कि राकेश सर सीडीपी पढ़ाएंगे, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, कुछ ना कुछ सीडीपी का सीखेंगे तभी जुड़े हो ना। अगर ये तुम्हारा क्या है, रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। समझ रहे हो। तो ये कुछ फायदे की बात है, तभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो ना। अगर बेनिफिट नहीं होता, अगर कुछ लाभ नहीं होता, तो तुम कहाँ सीडीपी पढ़ते मेरे से। समझ रहे बात को। तो कुछ तो प्रभाव पड़ा। अब पढ़ने के पीछे रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है कि राकेश सर ने सीजी टेट में सीडीपी पढ़ाया था और मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में देखने को मिले थे, मतलब प्रभाव पड़ा था। समझ रहे बात को। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, सुदृढ़ीकरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा क्या, सी, और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीएल हल। देखो अलग अलग टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। अभी तक 8 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। एक टॉपिक पढ़ा है वृद्धि विकास, दूसरा पढ़ा है जीन पियाजे, तीसरा पढ़ा है वाइगोस्की, चौथा पढ़ा है कोहलबर्ग, पांचवा पढ़ा है जेरोम ब्रूनर, छठवां पढ़ा है एरिक्सन, सातवां पढ़ा है पावलाव, आठवां पढ़ा है स्लानडाइक, नौवां पढ़ रहे हैं सीएल हल। देखो एक एक टॉपिक मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीएल हल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कई लोग को तो एकदम क्या सीएल हल है, ये भी वही है, अधिगमवादी है। इनके सीखने के सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार अधिगम का आधार क्या है, ठीक देखते हैं भैया क्या है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, आवश्यकता की पूर्ति ड्राइव रिडक्शन, अंतर्दृष्टि इंसाइट, या इमिटेशन। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए सारे बच्चे, चलिए चलिए सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। जितने बच्चे जुड़े हो भाई, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे कि वास्तव में हल के अनुसार क्या है। चलिए सीएल हल ने क्या दिया है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सीएल हल ने बोला है सीखने के समय कुछ तो ऐसे होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग सीखें, कुछ तो कारण होना चाहिए। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती, उसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण है, पैसा आएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये। पैसा नहीं आया तो कहां से तैयारी करोगे, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वेतन। क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती अगर लगता है तो हर महीने 40,000 प्रॉपर तरीके से अकाउंट में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो, यही रीजन है ना। अब फोकट में पढ़ाने के लिए बोलूंगा तो पढ़ाओगे तुम लोग, नहीं पढ़ाओगे ना, कोई फॉर्म में नहीं भरोगे सहायक शिक्षक का। अगर बोल दूंगा 500 रुपये महीना तो पढ़ाओगे क्या, नहीं पढ़ाओगे ना। उससे अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे सर, 4,000 मिलेगा, यही ना। तो पहला तो इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट। दूसरा समाज में मान सम्मान इज्जत, हाँ मैडम बन गए फलाना की बेटी, गुरुजी बन गए फलाना का बेटा, समझ रहे हो। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कुछ ना कुछ रोजगार तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जॉब करना पड़ेगा। जैसे शिक्षक बन गए तो और अच्छी बात है, एक प्रतिष्ठित सम्मान है। समझ रहे हो बात को। तो ये भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कई लोग का अलग ही होगा, कई लोग अपने घर वाली के लिए, कई लोग अपने घर वाले के लिए, है ना, कुछ और रीजन होगा माँ बाप के लिए, या हो सकता है परिवार के किसी सदस्य को। समझ रहे हो बात को। तो इनके लिए भी कई लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तैयारी करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मुझे बोल दिया जाए फोकट में जाकर पढ़ाओ, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, समझ आ रहा है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ कुछ ड्राइव होना चाहिए, कुछ तो कुछ क्या होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये आवश्यकता की पूर्ति ही क्या करता है, मजबूर करता है सीखने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ये सारी बात मेरी नहीं है, किसकी है, सीएल हल की है। तो सीएल हल बोलते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रबलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब वो चीजों को करने के लिए और बल चाहिए, पुनर्बलन। जैसे बोलते हैं ना, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, प्रबलन है। क्लास में बोलते हैं ना,
चल बेटा 20 के पहाड़ा बता। तो 20 के पहाड़ा धनाधन गिन देगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, उसको बोलेंगे वेरी गुड शाबाश। तो वेरी गुड और शाबाश क्या है? प्रबलन है, रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहता है, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है? सीएल हल ने। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रबलन के महत्व को किसने बताया, तो आ जाएगा स्किनर। क्या आ जाएगा? स्किनर। तो दोनों बात पे ध्यान से एकदम से खाटी तरीके से ध्यान रखना है भैया, दोनों बातों अलग अलग है। पहला बात क्या है? पहला बात है स्किनर। स्किनर ने क्या दिया है? प्रबलन का महत्व। प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट। तो प्रबलन का महत्व को किसने बताया है? स्किनर साहब ने। लेकिन ये कौन है? सीएल हल, जिन्होंने क्या बताया है? सिद्धांत। क्या बताया है? सिद्धांत। समझ आ गया? उम्मीद है कि सबको ये क्लियर समझ में आ चुका होगा। आजकल पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल भैया, पैसा ही तभी तो पढ़ाओगे ना, फोकट में थोड़ी पढ़ाओगे। ठीक है, अब तुम ही लोग बोलोगे मुझे फोकट में पढ़ाओ सर यहाँ पे आके, पागल थोड़ी हूँ यार, है ना। सब चीज एनर्जी वेस्ट करके एकदम तैयार व्यार हो गए, मुझे भी तो लगता है यहाँ आने से पहले मुझे भी तो तैयार होके आना पड़ता है, तो उसके भी तो खर्चे हैं, पेट्रोल के खर्चे, मुझे तैयार होने के खर्चे। समझ रहे हो ना बात को? तो फ्री में तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये पूछा गया अब्राहम मास्लो। सीजी टेट पेपर 1 में पिछले बार 2 क्वेश्चन आया था अब्राहम मास्लो से, याद होगा। जिन लोग सही से पेपर दिए होंगे उनको याद आ रहा होगा कि अब्राहम मास्लो से 2 प्रश्न सीजी टेट में बनाए गए थे। और अगर 2 प्रश्न सीजी टेट में बनाए गए थे, इसका मतलब समझ लो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं 1 मिनट में कि अब्राहम मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अब्राहम मास्लो ने सिद्धांत दिया था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है क्या चीज? अब्राहम मास्लो साहब बोलते हैं कि एक भूखा बच्चा कभी भी अच्छे से सीख नहीं सकता है। सबसे जरूरी है कि उसके भूख को मिटाना। उसको रोटी चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको खाना चाहिए। तो उस चीज को पहले उसको क्या किया जाए? मुहैया कराया जाए। एक कभी भी भूखा बच्चा जीवन में कभी भी सीख नहीं सकता है। अब तुम लोग के ऊपर तरस आ रहा है, बात बोल रहा हूँ ना, तरस आ रहा है, क्योंकि 1 बज गया है। तुम लोग इंतजार करो कब राकेश सर क्लास छोड़े, तो कब हम लोग खाना खाएं। मैं जान रहा हूँ, लेकिन समझिए इस चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे अब्राहम मास्लो यही बात बोलते हैं कि एक भूखा बच्चा कभी भी सीख नहीं सकता है। उनकी पहली शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। जब तक उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरा नहीं होंगी तक बच्चा कभी भी सीख नहीं सकता। चलिए आज उसको खाना मिल भी गया, कल उसको खाना मिल गया, लेकिन उसकी क्यों कब तक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा पे भी बात किया गया। तो ये सारी बातों को लाइन बाय लाइन बोला गया। सबसे पहले बोला गया कि अब्राहम मास्लो जी की सबसे पहले जो चीज चाहिए हमको, वो चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान, भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शारीरिक आवश्यकता, जिसमें नींद भी शामिल है। अब लड़का एकदम सूत के नहीं आया, एकदम वो हाथ क्लास में यूं झूमत है, वो भी सही नहीं है ना। बेचारा की नींद भी जरूरी है ना। तो शारीरिक आवश्यकता बहुत जरूरी है। बिना शारीरिक आवश्यकता के बच्चा नहीं सीख सकता। दूसरी बात बोलता है शरीर की आवश्यकता तो पूरा हो गई। शरीर की आवश्यकता पूरा होने के बाद उसको सुरक्षा भी तो होना चाहिए। खाना तो तुम दे दे रहे हो मिड डे मील में, पता चले टीचर उसको दांत दांत मार रहा है, एकदम गुस्सा गुस्सा उसके साथ बात कर रहा है, उसको पीटे जा रहा है, छोटी छोटी बात पे उसको चिचिया के मार रहा है। बदमाशी करेगा तड़ाक से दिया, बदमाशी करेगा तड़ाक से दिया। मतलब बच्चा अपने आप को असुरक्षित फील कर रहा है। समझ रहा बात को? तो वो भी सही है क्या? नहीं। तो भैया बच्चे को एकदम अच्छे से सिक्योर फील होना चाहिए स्कूल में, अपने घर में सिक्योर फील होना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या बताया उन्होंने? सुरक्षा। क्या बताया? सुरक्षा आवश्यकता। जब तक बच्चा सिक्योर फील नहीं करेगा, अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करेगा, बच्चा कैसे सीखेगा? समझ रहे हो बात को? तीसरा चीज क्या है? तीसरा सुरक्षा के बाद है बेटा, चौथा चीज हमारा तीसरा चीज है क्या? प्यार। क्या चीज है? प्यार, लव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों को क्या है? चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपनी आवश्यकताओं को, अपने आसपास जो मम्मी पापा है, अपने टीचर्स हैं, उसके तरफ उनको क्या मिले? प्यार मिले, लाड़ दुलार मिले। चौथा है उसकी सम्मान की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? सम्मान की आवश्यकता। और आखिरी है आत्मसिद्धि। ये आखिरी स्टेज है, आत्मसिद्धि।
यहाँ पे क्या पूछा गया है, आवश्यकता पदानुक्रम का उच्चतम स्तर कौन सा है, कौन सा बताओ तुम ही लोग। सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए, तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है क्या? हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है, वर्ग 2 में। अगर गणित का पोस्ट आएगा तो एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सर आपके बुक में कहाँ पास है मास्लो का सिद्धांत? है भैया, खोजना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, प्यार मतलब धोखा सर, अरे लड़का की बात होते भैया, लड़का को प्यार मिलना चाहिए, तुम्हारी बात नहीं चल रहा है, तुम्हारी चुंगी मुंगी सूंगी जो भी होगी, रात गई बात गई, ठीक है। पढ़ लो बेटा, 2 महीने का समय बचा है, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सिगमंड फ्राइड। कौन सा क्वेश्चन है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है? सिगमंड फ्राइड ने 3 चीज बताया है, इदम, अहम, परअहम। ये लिबिडो विडो नहीं बताया है, ठीक है। क्या क्या बताया है? इदम, अहम और परम अहम। इदम ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड कौन थे सर? ये एक प्रकार के मनो, है ना, लैंगिक सिद्धांतवादी थे, जिन्होंने बताया कि बच्चे को किस उम्र में क्या मजा आता है, कैसे फील गुड होता है, इनके बारे में, है ना, सिखाने का प्रयास किया है। सर मुझे भी ईवीएस का बुक चाहिए, हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी। सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे को ईवीएस की बुक चाहिए, सारे बच्चों को अवेलेबल होंगे, मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ पे? सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत के पर आधारित है। अब ये वही सिगमंड फ्राइड है जिन्होंने क्या बताया था? जिन्होंने बताया था ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या बताया है? ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? ठीक, वेरी गुड। चलिए ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या चीज, ठीक है। ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको समझते हैं। ये जो ऑडिपस है बेटा, ये ऑडिपस ये बोलता है कि जो बेटा है, क्या है? बेटा है, इनको मम्मी के साथ, माता जी के साथ एक विशिष्ट उम्र में, विशिष्ट उम्र मतलब जब बच्चा 6 साल से लेके 11 साल तक का रहता है, एक स्पेशल टाइप का लगाव होता है, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, मम्मी बेटे से बहुत प्यार करता है, करता तो जीवन भर है, ठीक है। लेकिन ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सिगमंड फ्राइड। इनका कहना है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि से निकलती है, और ग्रंथि से सन को मदर के प्रति एक स्पेशल प्रकार का ममता रहता है, स्नेह रहता है। ये बोल दिया। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रंथि या फिर ऐसा हार्मोन सीरीज होता है जो कि क्या पाया जाता है? फादर का डॉटर के प्रति लगाव है, मतलब पुत्री का पिता के प्रति, बाबूजी का। देखना, जब छोटी बच्ची रहती है ना, लगभग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, पापा लोग बहुत प्यार करते हैं, किससे? अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, ऐसे कमेंट आ जाएगा फिर, मेरे पापा तो अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन उस समय की स्पेशल, उस बच्चे के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि पापा के प्रति उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। मम्मी दिन भर मम्मी के साथ रहेगी, लेकिन आगे इंतजार करके पापा कब आएंगे, मम्मी पापा का इंतजार, दिन में पापा आएंगे, दिन में पापा के साथ चपटे रहेंगे। तो ये स्पेशल हार्मोन्स देखने को मिलता है कहाँ पे? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में। तो ये दोनों पूछा जाता है कि सन का मदर के साथ कौन सा हार्मोन्स, कौन सा? ऑडिपस, ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के साथ फादर का डॉटर के साथ। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में ये पूछा गया है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत देता है? तो 3 अलग अलग क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। पापा की परी हम हैं, ठीक, बिल्कुल रहो भैया, ठीक है, सबको बधाई, रहना भी चाहिए, ठीक है। पापा की परी जरूरी है ना। सब अपने माँ बाप से प्यार करो, उन्हीं के लिए पढ़ाई करो, कम से कम उन्हीं के लिए तो नौकरी लगाओ, ठीक है, तब भी हमारा फायदा होगा। बताएंगे कि हाँ भाई, इनका हुआ सिलेक्शन, ठीक है, इनका हुआ सिलेक्शन, तो कैसे भी करके नौकरी लगना चाहिए। चाहे पापा की परी बन के लगाओ, चाहे पापा की परा बन के लगाओ, चाहे मम्मी की परी बन के लगाओ, चाहे मम्मी की परा बन के लगाओ, ठीक है। हमको सिर्फ चाहिए सिलेक्शन, हमको चाहिए मेरिट लिस्ट में नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आनंद सिद्धांत होता है बेटा इदम में। कहाँ होता है? इदम में। इदम में क्या होता है? एक ऐसा इच्छा होता है जो संतुष्टि प्रदान करता है। जब भी कोई बच्चा ना काम करता है, उसको संतुष्टि, संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। ये एक पूरा यूनिट है, एक क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, आगे थ्योरी क्लास जब भी होगी। फिलहाल ये समझो कि इदम में क्या होता है, आदमी को संतुष्टि मिलता है अपने कार्यों से, अपने शारीरिक गतिविधियों से। अब जब वो शारीरिक गतिविधियों में सेटिस्फेक्शन लेता है, इसी को बोलते हैं क्या?
आनंद सिद्धांत। तो जितने बच्चे जिन्होंने ए बोला था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इदम अचेतन इच्छाओं का भंडार है जो तत्काल संतुष्टि और क्या करता है, आनंद चाहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो है मोटिवेशन से क्वेश्चंस। किससे क्वेश्चंस? मोटिवेशन से। देखिए 339 बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं जितने बच्चे जुड़े हो ना, सारे बच्चे ठेंगा मारिए, सारे बच्चे एक बार ठेंगा हो जाए। ठेंगा मतलब लाइक का बटन। चलिए क्वेश्चंस में क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। क्या सही बात है? जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। दूसरा देखते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार और दंड पर निर्भर करती है। क्या ये भी स्टेटमेंट है? दोनों स्टेटमेंट दिए गए, आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ के इनका करेक्ट आंसर बताना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सर बाह्य अभिप्रेरणा क्या है और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है बेटा अपने रुचि के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार काम करना। इतनी परिभाषा हमारे सीडीपी में। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? अपनी रुचि के अनुसार और अपनी जिज्ञासा के अनुसार क्या करना, काम करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोचा कराऊंगा, कई लोग नोटिफिकेशन आएगा अभी नहीं पढ़े, चालू करे सर चल पढ़। अभी कई लोग के दे देता हूँ, फाइव कैसे करते, उठ जा बेटा पढ़ ले रे, कल नोटिफिकेशन आ गए, सिलेबस देखे अड़का बड़े सिलेबस, ऐसे बोला था कोचक कोचक के उठाते सुबह, रुक ना मम्मी 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे कर करके आराम से उठाते। ये क्या है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। आलसी लोग कैसी है, अब जिसका एकदम छाती चौड़ा हो गया होगा, कल का नोटिफिकेशन देखो, उसका तो नींद नहीं पड़ा होगा, उसके आंख में भी दर्द होंगे एकदम से, रोना आ गया हो कई लोग को। क्यों? क्योंकि उनकी दिली इच्छा है यार, जिज्ञासा है, उनको गवर्नमेंट जॉब लेना है, उनको सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व होना है, उनको एक पोस्ट लेना है कैसे भी करके। तो वो उनकी रुचि के अनुसार ऑटोमेटिक उठ गए होंगे 5-6 बजे, नींद नहीं पड़ा होगा, रात भर तो टेंशन में सिलेबस, जीएस 15 नंबर, सीडीपी 15 नंबर, गड़बड़ हो गया रे भैया। तो ये अलग अलग तरीका है, समझ रहे हो। कई लोग के माँ बाप लोग जा बिलासपुर चलते जा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, साध्य पीएससी एकेडमी अच्छा पढ़ाता है, जा वहां से कोचिंग कर ले। तो ऐसे कई लोग अभी कोचा काची घर वाले लोग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब ये अभी कर रहे होंगे, वो बच्चा कुछ इतना दिन से ऐसा कर रहा था डीएड करके, उसको कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में क्या सिलेबस है क्या नंबर है, वो पेपर दिलाएंगे। तुम लोग तो खैर मेहनती बच्चे हो जिन लोग क्लास कर करके देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा मतलब उन्हीं की बात हो रही है जिनके बारे में उदाहरण दे रहा था, और आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब जिनके अंदर रुचि और जिज्ञासा है, जो अपने इंटरेस्ट से चीजों को क्या कर पाएगा, पढ़ेगा। तो जो अपने इंटरनल रुचि के अनुसार पढ़ेगा भाई, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया है क्या है, वो गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि वो क्या है, अस्थाई। हमको स्थाई चाहिए तो क्या चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब तुमको बोल दूंगा जा बेटा पढ़ रहे, अगर तुम 12वीं में 95% ले आए, तुमको एक स्कूटी दूंगा। अब मरे मरे पढ़ रहे 1 महीने स्कूटी के लालच में, कितना दिन पढ़ेगा, रिजल्ट तक आते रहेगा, रिजल्ट जैसे पेपर तक, पेपर के बाद जैसे होगा फिर आराम से 12 बजे सो के उठेगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, समझ रहे हो। तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार और दंड पर निर्भर करती, बिल्कुल सही बात है। और इसके चक्कर में भैया हमको नहीं पढ़ना है। तो कारण आर सही है, कारण आर क्या है, सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है, ठीक है। ए क्या है, गलत है। तो इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये है पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन सी है। बहुत अच्छे से मैंने पियाजे के ऊपर लेक्चर डाला हुआ है, जो जो नहीं देखे हो मेरी वीडियो को आज सर्च कर लेना, सीडीपी बाय राकेश सर, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सारे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी वो होंगी सब्जेक्ट रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन सी है, संगठन और साम्य धारण, आत्मसातीकरण और समायोजन, स्कीमा और संरक्षण, और विकेंद्रीकरण और अहम केंद्रवाद। ये देख, अब इसको क्या पता हूँ, कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ कि बेटा अनुकूलन है क्या चीज। अनुकूलन कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पहले से कोई पुराना ज्ञान है, उसमें कुछ नया ज्ञान। जैसे मैं बोल दिया कि जीन पियाजे के 3 बच्चे नहीं थे, 8 बच्चे थे। अब कई लोग टेंशन में आ जाएंगे, 8 बच्चे कहीं पुस्तक में नहीं पढ़े हैं, तो ये नया ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने फिर अपने करेक्शन किया, किसमें करेक्शन करोगे, पुराने ज्ञान में। क्योंकि अभी तक तो नोट्स में क्या लिखे हो कि जीन पियाजे के 3 बच्चे थे, नाम क्या था, कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का मिलना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। आपके पास पुराना ज्ञान है
उसमें कुछ नया ज्ञान मिल गया, आत्मसातीकरण कहला गया। अगर इस पुराने ज्ञान में बदलाव करना पड़ गया, पुराने ज्ञान में क्या करना पड़ गया, बदलाव, मतलब इसी को बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं, संशोधन, मॉडिफाई। अगर पुराने ज्ञान में संशोधन पड़ गया, इसको बोलते हैं बेटा समायोजन। क्या बोलते हैं, समायोजन। अगर हमको अपने पुराने ज्ञान में संशोधन करना पड़ गया, मॉडिफाई करना पड़ गया, तो उसको समायोजन। लेकिन अगर पुराने ज्ञान में नए ज्ञान मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, आत्मसातीकरण। तो है क्या चीज, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का मिलना, आत्मसातीकरण। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का मिलना, आत्मसातीकरण। और जब पुराने ज्ञान में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा, तो पुराने ज्ञान में संशोधन करना पड़ा, क्या कहलाएगा, समायोजन। क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समायोजन। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, इतनी बातें आपको जाननी है। एक बार और याद दिला देता हूं, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण की बेस्ट बुक और साथ ही साथ 25 प्रैक्टिस सेट आज ही डलवाऊंगा। 25 प्रैक्टिस सेट आपको यही मिलेगा, एकदम नए कंटेंट, नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, एकदम निःशुल्क फ्री रहेगा। जो हम लोग परचेस कर लिए उनको फोकट में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। एक बार जोरों शोरों से लाइक अवश्य कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे बुक की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सीधा तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लार दुलार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।